अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं पावर शो। नाजरीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासी हलचल एक मरतबा फिर से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और साथ ही साथ मुआशी सूरत हाल भी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। डॉलर जो है वो 200 रुपये क्रॉस कर गया है और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि सख्त डिसीजंस लेने का वक्त आ गया है। अब देखना यह है कि हुकूमत जो है अवाम को रिलीफ देती है या फिर सख्त डिसीजंस लेती है। और हम देख रहे हैं कि बजट भी आने वाला है, जून के स्टार्ट में ये बजट भी शुरू हो जाएगा। देखना यह है कि अवाम को रिलीफ मिलता है या फिर जो अवाम के रिलीफ का जो एक ख्वाब है वो सख्त डिसीजंस की नज़र हो जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस में तकर्रुर तबादले पे के मामले पर जो सो मोटो लिया है उस पर भी बात करेंगे। आर्टिकल 63A का जो फैसला आया है, इसके बाद पंजाब का क्या मुस्तकबिल होगा। साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है जिसके तहत जो 25 अरकान हैं जो PTI के थे, मुनहरिफ अरकान जिन्होंने हमजा शहबाज के लिए वोट किया, उनको डीसीट कर दिया गया है। मज़ीद जो है क्या पंजाब की इसके बाद सूरत हाल होगी, इस पर भी आज बात करेंगे। साथ ही साथ मरीम नवाज़ ने जो कहा है कि आवाम के लिए महंगाई का तूफ़ान लाने से बेहतर है हुकूमत छोड़ दी जाए। क्या हुकूमत ने कोई अहम फैसला करने का, हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया है? इस बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। हम अपने एनालिस्ट से आज के प्रोग्राम में जानेंगे। साथ ही साथ जो है ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत क्या कन्फ्यूजन का शिकार है, जो कुछ ख़ास डिसीजंस नहीं कर पा रही या बर वक्त डिसीजंस नहीं कर पा रही, या हम थोड़ा सा जल्दी दिखा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट में मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुबशर बुखारी साहब। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगी शहला रज़ा साहिबा और जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। साथ ही साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत बसरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी आप तीनों को। मुबशर साहब, सबसे पहले मैं ये जो फैसला आया है इससे मुताल्लिक मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि इसके बाद आप जो पंजाब का मुस्तकबिल है वो क्या देख रहे हैं? जी, बज़ाहिर अगर आप देखें 63A की जो एक्सप्लेनेशन दी थी जिस पे अपनी राय ज़नी की सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये कहा गया एक तो उस जो डिफेक्टर्स हैं यानी जो अपनी पार्टी को छोड़ के, लाइन को छोड़ के वोट करते हैं, उनका वोट काउंट नहीं होगा। और दूसरा डीसीट होना तो ऑलरेडी उसमें मौजूद है और होना ही था। अब सवाल यहाँ पे जो लीगल पैदा होता है वो ये होता है कि क्या उन्होंने जो हमजा शहबाज को वोट किया उसकी स्टैंडिंग क्या है। तो उसका जवाब भी जो हमारे माहरीन हैं वो इस तरह देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में ये कहीं मेंशन नहीं किया कि इनका वोट जो है ये डिसीजन माजी पे भी इम्प्लीमेंट होगा। और अगर इस तरह के केसेस में अगर वो माजी पे इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो वाज़े तौर पे जजेस को लिखना पड़ता है। ये होने वाले तमाम केसेस में ये इम्प्लीमेंट माजी में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी होगा। चूँकि वो लिखा नहीं गया इसलिए और अभी तक इस डिसीजन की भी डिटेल्स नहीं आई, तो हम ये समझते हैं कि उनका वोट तो काउंट हो गया। हमजा शहबाज को उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट मतलब वो चीफ मिनिस्टर हैं। अब फ्यूचर सिनेरियो ये हो सकता है, चूंकि हमजा शहबाज 197 वोट लेके इलेक्ट हुए थे, अब उसमें से आप अगर माइनस कर दें 25 तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो 172 के करीब रह जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या वो अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे? इसके लिए 2-3 ऑप्शंस हो सकती हैं। मसलन उन्हें एतमाद के वोट का कहा जा सकता है जिसके लिए 186 की रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं लेते 186 तो फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा और उसमें अगर कोई भी बंदा मतलब परवेज़ इलाही साहब आएंगे, अगर दोनों में से कोई भी मतलूबा तादाद में वोट नहीं लेता तो जिसने मेजॉरिटी ली होगी उसकी बुनियाद पे दोबारा वोटिंग होगी। और अगर 2 काउंट पे एक ही बंदा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है असेंबली की उसमें जो वोट ज्यादा ले जाएगा वो चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। तो अभी कैलकुलेशंस यही आ रही है कि इन 25 को लूज करने के बावजूद, क्योंकि ये डेंट पीटीआई को भी पड़ा है, मतलब अब वो वोट भी नहीं कर पाएंगे। वो 25 अरकान भी तो है ना जो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये डेंट पड़ा है पीटीआई को, तो इस डेंट का असर भी पीटीआई पे ही जाएगा। अगर ये प्रोसेस में जाते हैं कि दोबारा री इलेक्शन हो तो उसमें भी हमजा साहब को तकरीबन 4 वोटों की बर्तरी हासिल
हासिल रहेगी। अभी तक के आदाद शुमार के मुताबिक कल को अगर व्हीलिंग डीलिंग होती है, 4 इंडिपेंडेंट हैं जो इस वक्त की प्लेयर हो सकते हैं, चूंकि उन पे कोई डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई नहीं होती, तो वो हुकूमत को तब्दील करने का बायस हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल दे आर स्ट्रांगली एम्बेडेड विद PMLN। सही, राइट। शौकत बसरा साहब, अभी जिस तरह अभी मुबशर साहब भी बात कर रहे थे, फैसला तो आ गया है, 25 अरकान जो है वो डी-सीट भी हो गए हैं, जैसा कि आप चाह भी रहे थे, अगरचे कि आप ये भी चाह रहे थे कि उनको ताहयात नाहली का ऑर्डर भी दिया जाए, लेकिन अगर दोबारा इलेक्शन की बात होती है तो जो चार जो अरकान हैं उनसे इनको बरतरी हासिल होगी फिर भी PMLN को, तो नुकसान तो फिर भी इन दी एंड आपका होगा। उस्मा, सबसे पहले बात तो आज मैं एक सियासी कारकुन होने के नाते ये समझता हूँ कि पार्लियामानी निज़ाम और जमहूरियत की आज पता हुई है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो ये गंद मचा हुआ था, मैं समझता हूँ कि इतना शायद आमरीत ने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इस तरह के लोग जो टर्न कोट्स हैं, जो लोटे हैं, जो बिकते हैं, जो जमीर फरोशी करते हैं, उन लोगों ने पाकिस्तानी सियासत में गंद डाला हुआ था। तो मैं तो आज इसको इस एंगल से देख रहा हूँ कि उन तमाम जमीर फरोशों का आज रास्ता पहले सुप्रीम कोर्ट के जाहिर है वर्डिक्ट के ही रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया है। शौकत बसरा साहब माजरत के साथ, लेकिन आपने भी जो है वो पीपल्स पार्टी छोड़कर जो है वो PTI ज्वाइन की, आपने भी अपने जमीर के मुताबिक ये फैसला किया। उस्मा, मैं जो लोग कर रहा हूँ फिर मैं स्टैंड कर रहा हूँ, शौकत बसरा ने पार्टी से बेवफाई नहीं की, जरा बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यानी बेवफाई का एलिमेंट होना जरूरी है। नहीं, बात तो मेरी मुकम्मल होने देना। एक तो आपके एंकर का ये बड़ा मसला है, मेहमान भी बन जाते हैं और एंकर भी बन जाते हैं। नहीं, मैं एडप कर रही हूँ और मैं आपसे सवाल सुन, आप एडप बंद कर देना, मेरी बात सुनकर फिर एडप कीजिएगा। जी बसरा साहब, 1 महीने के अंदर सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया मौजूदा हुकूमत ने। उसकी वजह 1.5 महीने के अंदर हुआ है। आप फैक्ट फिगर में आपके सामने रख देता हूँ। 5.97 हमारा GDP ग्रोथ था। चले हम जरा पहले इस बात पे आ जाए, ये बाद में सवाल मेरे से कीजिएगा, आपको डिटेल दूंगा। अच्छा, अब सूरत ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, दी पार्टी इज ओवर। अभी आप भाई मेरे जो तजिया दे रहे थे, मैं भी आपको एक अदना सा सियासी वर्कर भी हूँ, कानूनदान भी हूँ। अब जो फिगर्स हैं उनकी जरा सूरत देख लीजिए। जो लोग इस वक्त डी नोटिफाई हुए हैं उनमें हमारी मखसूस सीटों वाले लोग भी गए हैं। जो मखसूस सीटें होती हैं, ये पार्टी चेयरमैन का प्रेरोगेटिव होता है कि वो उसके बाद नामजद करता है। हमने अब लेडीज और मिनॉरिटी अब वो नामजद करने हैं, इसलिए हमारी सिंपल मेजॉरिटी नून लीग से ज्यादा है। ये फिगर आप ज़हन में रख लें। उनके पास उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक बनते हैं 172 या 73। हमारा फिगर जाएगा 178 पे। बात सिर्फ तो समझ लें। जो आज मैं मुल्तानी हूँ, जलसा खान साहब का, ये इम्पोर्टेड हुक्मरान वैसे ही जा रहे हैं। आप ज़हन में रखिएगा कि जो कुछ अब इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है और जिस तरह ये अब इदारों के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। यही वो लोग थे जो पहले गाली गलोच करते थे डायरेक्ट इदारों को। अब इदारों को कहते हैं। बसरा साहब, इदारों पे तो अभी आप लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए, इदारों के ऊपर हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हम हकायक पे बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे थे बाजवा साहब का नाम लेकर, DGISI का नाम लेकर, जजेस के ऊपर हमले, उनको कहा ये कौन होते हैं, हम इनके बच्चों को मार देंगे। इस बात को भी आगे बढ़ाता हूँ। आज ये कहते हैं, जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उनको कह रहे हैं आए हमारे साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठे। पहले कहते थे इनका काम बॉर्डर्स पे है, इनका काम लड़ना है, ये खंदकों में रहें, ये मोर्चों में रहें। तो इम्पोर्टेड हुकूमत की पार्टी ओवर हो गई है। दे आर नो मोर। आप देखेंगे कल बसरा साहब, सिक्योरिटी वाले मामला जहां पर भी आएंगे वहां पर फौज इन्वॉल्व होगी और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जो नहीं है कि आगे महंगाई कम कर दें, आगे महंगाई बढ़ा दें। जो NSC है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और उसमें जो है वो फौज जो है वो इन्वॉल्व होगी ऑब्वियसली। उसके बगैर जो है वो ये इस कमेटी का कोई फायदा नहीं है। ठीक, इदारा जो है वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने रेट्स के तय करने हैं, उन्होंने कीमतें तय करनी है, तो फिर छोड़ दे, फौज को दे दे सारा कुछ।
ठीक बसरा साहब, शहला रजा साहिबा, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जो ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है इससे मुतालिक आपकी राय क्या है? ये कह रहे हैं कि 63A जो है वो बहुत क्लियर है कि MPA या MNA जो कि वोट किया जिन्होंने पार्टी लाइन के अगेंस्ट, तो उसमें सीधा लिखा है कि इन सर्टेन केसेस आर डी सीटेड। सर्टेन केसेस जो है उसको भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन कोई भी राइटली और रॉन्गली जो है वो ये नहीं कह सकता कि इनके वोट डिस्कार्डेड और ये फॉरन डी सीटेड। इसका जो 63C जो है उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर ये सूरत हाल लिखी हुई है कि क्या है इसमें ये है कि पार्लिमानी पार्टी की कोई मीटिंग बुलाई गई, उन्हें कोई वाज़ेह डायरेक्शन दी गई, और इसके अलावा ये कि जब उन्होंने वोट डाल दिया तो क्या 15 दिन के अंदर अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अच्छा अगर उन्होंने वोट डाल दिया है तो पार्टी सरबराह ने उनसे बुला के वजाहत मांगी, और उसके बाद वो जो है वजाहत से अगर गैर मुतमईन है तो 15 दिन के अंदर उसे ये साफ काम करना है कि उसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि असेंबली में स्पीकर होता है उसको लिखना है कि इन्होंने जो है हमारी पार्टी लाइन के खिलाफ अपना वोट यूज किया या वोट किया। तो फिर स्पीकर 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, इलेक्शन उसे बुलाएगा और उससे वजह पूछेगा और 30 दिन में ये कार्रवाई पूरी करेगा जी कम से कम हर हाल में। और अगर वो समझेगा कि इसने गलत लेकिन शैला साहब ये तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन में चला गया ना, फिर अब तो इलेक्शन कमीशन का फैसला। मैं आइन पढ़ रही हूँ जी, मैं आइन पढ़ रही हूँ, प्लीज अपनी तरफ से नहीं कह रही जी। तो वो उसने डिसीट कर देगा, राइट, और वो मेंबर अगर ये समझेगा कि उसके खिलाफ गलत फैसला हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी 90 दिन के अंदर फैसला देगा। ये मैं नहीं कह रही, ये 63 का 3 जो है या C जो है वो ये कह रहा है, राइट, ठीक है, ठीक। तो अब मुझे बता दें क्या कोई भी इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट आइन की ऊपर कोई ऑर्डर कर सकता है? क्योंकि ये फैसला आ गया है तो फैसला प्रॉपर्टी होता है सही आवाम की। मैं इस पे बोल रही हूँ इलेक्शन सही, यानी आइन के तहत पूरा एक जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया बल्कि इलेक्शन कमीशन में डायरेक्ट जो है वो चले गए। इस पर मैं मुबश्शिर साहब की जो है वो राय लेना चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसी पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले शहला रजा साहिबा ने बहुत अहम पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि आइन के तहत एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन कमीशन बाद में फैसला करता है। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है इसको बाईपास किया गया। मुबश्शिर बुखारी साहब, ये जिस तरह से ये पूरा प्रोसीजर ये आपके सामने है कि बाईपास किया गया, तो इसके बाद इस जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? मेरे ख्याल में ये जितने अरकान हैं ये इमीडिएटली जाएंगे इसके खिलाफ पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आइन वाज़े तौर पे इस बारे में गाइड करता है कि अगर वो फील करें तो क्या करना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। क्योंकि ये बात तो ठीक है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने अगर ये कहा कि आपने परवेज़ इलाही को वोट देना है तो बाकी लोग जो है उन्होंने भी वोट नहीं दिया, जो उनके मेंबर्स हैं, डेफिनेटली एक तो ये बात होगी। दूसरी बात यही है कि आज एक और डेवलपमेंट हुई कि हमजा शहबाज साहब के खिलाफ पीटीआई को जो काम या परवेज़ इलाही साहब को जो काम बहुत पहले करना चाहिए था, उनके ओथ के बाद कर देना चाहिए था, वो आज के दिन में वो काम उन्होंने किया है। एक पिटीशन फाइल की है लाहौर हाई कोर्ट में अगेंस्ट इलेक्शन ऑफ हमजा शहबाज, जिसको एडमिट कर लिया गया और उसके लिए मेरा ख्याल 25 मई की तारीख भी मुकर्रर की है। तो यकीनन सूरत हाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। यानी 25 को आपने डिसीट कर दिया, वो पिटीशन फाइल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसका 90 दिन में फैसला करेगा। इधर 25 मई को ये सेट हो गई है, इसका फ्यूचर क्या है वो कोर्ट को डिसाइड करना है। तो सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती जा रही है और ऐसी सूरत हाल में मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हर मामले में आइन को आप नज़रअंदाज करके कोर्ट की तरफ जाएंगे,
इंटरप्रिटेशन के लिए तो फिर जुडिशियल एक्टिविज्म स्टार्ट होगा, जिसको डिस्करेज किया जाना चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे आइन का काफ़ी मजाक उड़ चुका है। और मज़ीद अगर हर आइनी क्लॉज के ऊपर या आर्टिकल के ऊपर आप कोर्ट के पास जाएंगे और जानबूझ के नज़रअंदाज करेंगे क्लॉजेस को, तो ये आइन की बेहुरमती है। और कम से कम मेरे जैसा बंदा तो इसके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता इस तरह के। मुबश्शिर साहब, फिर तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं हेड हम जी, अभी मौजूद है और ये आगे बढ़ेगी, और इसको कैसे हैंडल करना है ये कलेक्टिवली हमें सोचना पड़ेगा। हमारे अदारे यानी सुप्रीम कोर्ट, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़ुसूसी तौर पर, और स्पेशली इमरान खान साहब की पार्टी को, इमरान खान साहब को, कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अगर ये बढ़ जाती है और कल को वो आ भी जाते हैं तो ये चीज़ें जो हैं उनसे कंट्रोल नहीं होंगी। शैला रज़ा साहब, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस, क्या आपको नहीं लगता कि आपने ये एक गलत टाइम पे एक डिसीजन ले लिया है, जब जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो वर्सन होती जा रही हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, इमरान खान साहब का आपको पता है कि वो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को प्रोवोक भी कर रहे हैं और लोगों को इंस्टिगेट भी कर रहे हैं और अपने मौक़िफ़ के साथ जो है वो चलने के लिए कह रहे हैं, लोगों को सड़कों पर लेकर आ रहे हैं, और लॉन्ग मार्च का भी जो है वो उन्होंने इंडिया दिया हुआ है, धरने का दिया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि ये डिसीजन आपसे गलत हो गया है? देखिए, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये उनका हक है, लेकिन ये सबको समझना चाहिए कि उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने उनकी हुकूमत खत्म होने के बाद कहा कि हमारी कोई जो है फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं थी, और एक नुस्खे के बाद दूसरा नुस्खा ट्राई करते थे। और जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कहाँ जा रही है मईशत, और बड़े सख्त जो है IMF पे शराइत के बाद ये हुआ है। अब यहाँ पे दो बातें थी, एक तो आपने सख्त शराइत कर ली, दूसरे आप उन पर अमल नहीं कर रहे, ठीक है। एक तो आपकी मुल्क डिस्क्रेडिबल हो रहा था कि उससे कोई फिर बात न करता, आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, आपने बढ़ा के वापस नहीं, सियासी फैसले किए, आपने फ्यूल चार्जेस की मद में किया, उससे भी कौम को आपने दबाया। तो इनसे जो माहिदा था ये पूरा नहीं कर रहे थे, IMF इनसे बात करने को तैयार नहीं थी। TPEC का जो माहिदा था इन्होंने IMF के सामने रख दिया, जो इन्हें नहीं रखना चाहिए था। TPEC पे काम होना था वो इन्होंने पैक कर दिया। तो ये पाकिस्तान दुनिया में उसकी डिस्क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ रही थी, और जो सूरत हाल है 76% से ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, जो तारीख का बुलंद तरीन है। तो हमने बिल्कुल सही वक्त पे इनको किया है, वरना पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है वो सब देख रहे हैं, और इस वक्त भी सब यही कह रहे हैं। तो और ये जो इससे शैला पहले रज़ा सुप्रीम साहब, कोर्ट क्या की आप समझती हैं कि जो आपकी जो इत्तेहादी जो इस वक्त हुकूमत बनी हुई है वो इस तमाम कंडीशंस पर ओवरकम कर लेगी? बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास तजर्बा है। इनके तो मिनिस्टर ने कह दिया ना, देखिए कितने मिनिस्टर बदले, और उसने उसके बाद कह दिया कोई पॉलिसी नहीं थी। हमने आते ही इम्पोर्ट रोकी है, ये दावा करते हैं कि इन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई। ट्रेड डेफिसिट जब ही होता है जब किसी मुल्क की एक्सपोर्ट के मुकाबले में इंपोर्ट बढ़ जाए। हमारी इंपोर्ट के बिल जो हैं वो एक्सपोर्ट से डबल है, जब ही ट्रेड डेफिसिट है जो तारीख पे इस वक्त। तो जो डिसीजन परसों लिया गया जिसकी वजह से इंपोर्ट पे पाबंदी की गई है, लग्जरी आइटम्स और बहुत सारे पे, इससे भी $6 बिलियन का फर्क पड़ेगा। और इसी तरह के हमें आगे फैसले लेने हैं जो कि सियासी नहीं होंगे कि आप जो है सियासी फैसला ले लें कि मैं तो जाने वाला हूँ, पेट्रोल के 10 रुपए वापस ले लेता हूँ। तो हमने सारी जमातें जो हैं, ये सारी सीजन हैं, कोई भी पहली दफा नहीं आई, उन सब ने मिल के बैठ के सब चीजें जो है एनालाइज करके ये काम किया है। और ये तरीका गलत है कि ये राय दी जाए कि वोट देना गलत होगा तहरीके अदम एतमाद में, फिर तो तहरीके अदम एतमाद कभी आ ही नहीं सकेगी। ठीक। और इसका मतलब है उस चैप्टर को आपको लगता है कि आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन किया है। ठीक हो गया। शौकत बसरा साहब, मैं जरा बात अगर आप जी मेहरबानी होगी। देखिए, ऑपोजिशन जो है उसका काम है तहरीके अदम एतमाद लाना, और वो कन्विंस करेगी जब मेंबर्स को, तो वो वोट डालेंगे।
आप कह रहे हैं कि वोट डालने का राइट ही नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि क्या सदर ये कहेगा कि कुछ लोग हमारी पार्टी से खुश नहीं है इसलिए वजीर आजम इत्तेमाद का वोट ले? तो आरिफ अलवी तो हरगिज नहीं कहेगा, और वो सदर भी नहीं कहेगा, क्योंकि वो भी पार्टी लाइन क्रॉस कर जाएगा अगर वो अपने को कहेगा। तो ये जिस तरह की ये राय आई थी उस पे ही लोगों को बहुत एतराज था, और उसको यही कहा गया था कि ये राय तो है लेकिन इसकी बाइंडिंग नेचर नहीं, बाइंडिंग इसमें कोई भी वो नहीं को भाग किया जाए। और आज के फैसले ने और तकलीफ दी है। मैं ये समझती हूँ कि एक स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा था, एक तो पॉलिटिकली जो है इस मुल्क में चेंज हुई है जिसको कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन अब इस तरह की इंतजाम में और आइन में मदाखलत समझती हूँ। सही इंतजामी भी जो कि सोमोटो लिया गया, और इसको भी मैं मदाखलत समझती हूँ। सही। सोमोटो वाले केस पे मैं आपसे बात करूंगी। शौकत बसर साहब, इल्ज़ामात की सियासत जो है वो आपको नहीं लगता कि अब छोड़ देनी चाहिए, और जो इस वक्त मुल्की मफाद में, क्योंकि जो मौशी कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं है, इकनॉमिक कंडीशंस, आप हुकूमत में रह के आ चुके हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि मईशत जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही है। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि अगर मैंने कहा था कि जो मईशत है वो मज़ीद ख़राब होगी, तो इसका मतलब मईशत जो है वो कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं थी, तभी इमरान खान साहब ने ऐसी स्टेटमेंट दी। तो बसर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको लाने से जो है वो इसको फैलाने से गुरेज किया जाना चाहिए इस वक्त मुल्की वसीतर मफाद में? बहुत अहम सवाल है, लेकिन एक फिक्रा देखें, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने बड़े पुराने बदले चुकाने हैं मुस्लिम लीग नून से, और ये इनको घर तक छोड़ के आएंगे। आप देखें जरा कि कितनी हमदर्दी हो रही है मेरी बहनी चैला रजा को और पीपल्स पार्टी को। इनकी तो सत्ते खैर है, सत्ते तवे पे कौन बैठा हुआ है? वो जो कहते थे कि हम आएंगे, हम इनके साथ इत्तेहादियों के साथ मिलकर, तो यहाँ महंगाई मार्च हुआ था ना हुकूमत खत्म करने से पहले। अल्फाज क्या थे? अल्फाज उज़्मा अल्फाज ये थे कि ये नाअहल है, ये ना तजर्बाकार है, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज ये क्या जीडीपी इशू कर रहे हैं? 5.97, मतलब 6%, जो 15 साल की तारीख में सबसे ज्यादा है। दूसरी बात सुन लें कि इनके हमारे ज़राअत हो, हमारी एक्सपोर्ट्स हो, हमारी यहाँ पे जो कोरोना हैंडलिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने तारीफ की। आज ये पार्टी जो बैन डाल रही है उनको उनका दुख नहीं है, उनको दुख ये है हमारी तो मौजें लगी हुई थी, सत्ते खैरा थी। चले यही मैं बात कर रही हूँ शौकत बसर साहब, मैंने भी यही बात की है कि ये इल्जामात आप भी लगाएंगे, दूसरी तरफ से भी लगाए जाएंगे। उज़्मा, आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इन नातजर्बा लोगों ने जो एक्सप्लॉइट किया, जो मैशत को जो अल्हम्दुलिल्लाह हम संभाल के चल रहे थे, 1.5 महीने में $22 बिलियन जो पड़े थे उनको ले आए हैं 11-12 पे। इन लोगों ने झूठ बोले, इन्होंने। अच्छा, दूसरी बात, आज कह रहे हैं कि हम टर्म पूरी करेंगे। ओ भाई, ये तो जाली असेंबलियां थी, ये तो सिलेक्टेड ने बनाई थी, आप तो इलेक्शन मांग रहे थे। तो एक ही हाल है पाकिस्तान के अंदर। देखें, इकोनॉमी उस वक्त स्टेबल होती है जब सियासी इस्तेहकाम हो मुल्क के अंदर, इसमें कतई दो राय नहीं है। हम हर तरह के तावन को तैयार हैं। ये एक साजिशी इम्पोर्टेड हुकूमत है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पाकिस्तान पे रूल कर रही है। इनको घर भेजा जाना चाहिए, और ये घर जाएंगे। ये मेरी बात नोट कर लें कि 30 मई से पहले नेशनल असेंबली नहीं होगी। ये नोट कर लें कहीं मेरी बात। ये मैं आज आपको कह रहा हूँ। उसकी वजह, रात इनके आपने लोगों को सुना, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि भाई अगर हमें फौज सहारा नहीं देती, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे साथ नहीं बैठता, हमारे साथ सदर पाकिस्तान नहीं बैठता, तो हम तो नहीं जिम्मेदारी लेते। तो भाई तुहानू आख्या किने सी? तुहानू किसी ने सुना कर लिया सी? बसरा साहब, कुछ दिन पहले तक आप भी यही बात कर रहे थे। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। बसरा साहब, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ और फिर मैं जो है वो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। डोंट वरी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे और फिर वापस आकर यहीं से बात करेंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक चूंकि मैंने बसरा साहब से कहा था कि मैं वहीं से जो है गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। बसरा साहब, कुछ दिन पहले तक इदारों के बारे में आप की पार्टी ही बात कर रही थी। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि चूंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका हाथ हमारे सर से उठ गया, इसी वजह से हमारी हुकूमत चली गई, जिसके बाद हमने देखा कि जो एक बैरूनी साजिश का नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा था वो भी इस तरह फवाद चौधरी साहब के बयान के बाद जो है वो खुलकर सामने आ गया। मैं इस हवाले से बात कर रही थी। आपका मैं जो इस मामले पे मौक़िफ़ है वो मैं लूँगी। मुबशर साहब से मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात कि जो इंपोर्ट्स पर पाबंदी आयद की गई है, इंपोर्ट्स बैन की गई है, क्या हमारे पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव है? फिक्रा इम्पोर्टेड हुकूमत पे पाबंदी लगानी चाहिए थी, ये पाबंदी इम्पोर्टेड हुकूमत पे लगा दे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अच्छा, इससे बेड़ा गर्क किया इम्पोर्टेड हुकूमत ने। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। मुबशर साहब। बसरा साहब पीपल्स पार्टी से हैं, बड़े अच्छे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन ये भी उन्हीं एक्सट्रीम्स को छू रहे हैं जिनको पूरा मुआशरा छू रहा है। तो बहरहाल इनकी राय का एहतराम है। इम्पोर्टेड की डेफिनेशन अगर करें तो मैं पहले हुकूमत की फिर आपके इम्पोर्ट वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। मसला ये है कि अगर रूट्स देखें तो सारे के सब रूट्स जो हैं पीटीआई, इमरान खान साहब, उनके बच्चे बाहर, फिर आपकी एक लंबी टीम थी एडवाइजर्स की जो बाहर से ही आए थे सारे। तो मतलब ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें हमें छोड़ देना चाहिए। इस वक्त मसला है रियासत पाकिस्तान का, इस वक्त मसला है पाकिस्तान की अवाम का। इस वक्त हमें बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। पाकिस्तान के हर सूबे में एक नया सेपरेटिस्ट सर उठा रहा है। इस वक्त हमें एक यूनिटी की ज़रूरत है। हमने पहले देखा रिलीजियस इंतहा पसंदी यानी मजहबी इंतहा पसंदी, लेकिन साथ साथ जो हम अब सियासी इंतहा पसंदी देख रहे हैं ये मुल्क के लिए इंतहाई किलिंग फैक्टर हो सकता है। तो मैं जो पहले बात कर रहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने आप को थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहिए, बैठना चाहिए। और इमरान खान साहब एक अमल जिसको बड़े अरसे से तर्क कर चुके हैं वो है पॉलिटिकल नेगोशिएशन का अमल। और उस पे उन्हें खान साहब को आना चाहिए। और जो भी बात वो नए इलेक्शन चाहते हैं, अगरचे बिलावल भुट्टो जब लॉन्ग मार्च कर रहे थे वो बार बार इमरान खान साहब से कह रहे थे असम्बली तोड़ दें, इलेक्शन करवा लें, असम्बली तोड़ दें, इलेक्शन करवा लें। तो खान साहब को बात देर में समझ आई। तो इस वक्त हाल ये है कि मिल के बैठे हैं। अगर ये इलेक्शन भी चाहते हैं तो नेगोशिएशन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका सवाल जो था इम्पोर्टेड आइटम के हवाले से था। सबसे पहले हमारे यहाँ तो ट्रेड डेफिसिट है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो वाइड ब्रिज है उसको कवर करने में ये हेल्पफुल साबित होगा, एक बात। दूसरी बात सीधी सी है कि इस वक्त आपको हर एक डॉलर बचाने की ज़रूरत है। ये एक सिंपल इकोनॉमी का कानून है। उसमें यह है कि जब आपको इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस पे करनी पड़ती है, मसलन मैं अपने पाकिस्तानी रुपये के अकाउंट से ऑनलाइन कहीं कुछ अगर मैं परचेज़ करना चाहता हूँ तो मेरी पेमेंट डॉलर में होती है। और उसके अलावा हमारे बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो इसी इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे डॉलर्स जो हैं वो बाहर भेज रहे हैं। जब आपने पाबंदी लगा दी, डॉलर बच गया, डॉलर आपके हाँ जो है वो इतना हो गया कि उसको स्टेबल रखना पाकिस्तानी रुपये को वो आपको हेल्प करेगा उसमें। और मज़ीद जब आपको असिस्टेंस आएगी बाहर से तो उसमें वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा। तो ये एक पहला डिसीजन उन्होंने लिया है। डिसीजन सख्त है लेकिन इसका आउटकम जो है वो यकीनन पॉजिटिव होगा और वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होता जाएगा। राइट, ठीक। और जो इनका कोई ऑल्टरनेटिव है? क्योंकि अगर हमारे पास जो इंपोर्ट करते हैं हम जो चीज़ें उनकी कमी हो जाएगी, कमी होगी तो वो कहीं ना कहीं से तो पूरी होंगी। तो क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जो वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं? जी देखिए, लग्जरी आइटम्स की अगर आप बात करें तो लग्जरी आइटम्स और लग्जरी आइटम्स होती हैं और वो इम्पोर्टेड ही चलती हैं। मसलन अगर आप गुची का परफ्यूम इस्तेमाल करती हैं तो उसकी बजाय तो आपके पास कोई सिवाय इसके कि आप ऊद इस्तेमाल करना शुरू कर दें यहाँ पे लोकल जो बनते हैं। लेकिन व्हीकल्स की बात आप कर लीजिए, आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्री व्हीकल मौजूद है जो कि आपने यहाँ लोकल भी बनाने शुरू हो गए हैं, लग्जरी कार्स बन रही हैं, आप वो परचेज़ कीजिए। हाँ, जो कंसर्न हो सकता है वो कुछ मेडिसिन्स का हो सकता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो मेडिसिन में नहीं आती, अल्टरनेटिव मेडिसिन में आती हैं, लेकिन लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और वो जर्मनी से भी आती हैं, बाहर से भी आती हैं। उनके बारे में गवर्नमेंट को कोई
تخصیص کے ساتھ کوئی پالیسی بنائی ہے اگر تو اس کو بیان کریں کہ جناب یہ آئٹمز ہیں جو جن کی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ آئٹمز ہیں جو بچوں کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں، ان کو ان سے کم از کم اٹھا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شیلا رضا صاحبہ، ابھی بسرا صاحب نے بھی بات کی اور سوشل میڈیا پر بھی یہ بات بہت زیادہ گردش کری ہے، اور جو پی ٹی آئی کے جو حمایتی لوگ ہیں وہ بھی اس نیریٹو کو ایک بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے بہت سارے بدلے چکانے ہیں اور جو پی ایم ایل این ہے اس کو نقصان پہنچانا ان کی منشا تھا، سو پہنچا دیا ہے۔ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ لوگ جو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں انہوں نے بڑے عرصے غور و فکر کے بعد بیچ میں ڈیوائیڈ بھی ہوئی کہ مل کے فیصلہ کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ ایسی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پارٹیز جو ہیں جو سی او ڈی تھا اور اس پہ نواز شریف صاحب نے ایک زمانے میں عمل نہیں کیا تھا، ان سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہ صرف سی او ڈی جو ہے اس کو ہم دوبارہ کریں گے بلکہ اس میں جو اور امینڈمنٹ بہتری کے لیے آ سکتی ہے وہ ہم کریں گے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئی ہے، اور یہ بھی اگر آپ چاہیں تو سوشل میڈیا پہ جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کی گفتگو سے اٹھا سکتے ہیں۔ باقی پی ٹی آئی کا نام ایک غیر سنجیدہ جماعت ہے جس کا لیڈر اتنا نیگیٹو ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ہٹا کے انہیں لانا تھا تو پاکستان پہ ایٹم بام مار دیتے، جس کا وزیر داخلہ اتنا نیگیٹو ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سول وار ہوگی اور خونی مارچ ہوگا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ادارے نیوٹرلی ورک کریں، کیونکہ جب جو ہے اس طرح کا انریسٹ جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر مختلف اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ان کے جو ایم این اے ہیں مسٹر ڈھکن چور جو فکس اٹ اپنے اوپر کرتے رہتے ہیں، انہوں نے جس طرح کی کراچی میں وال چوکنگ کی ہے کہ دو شیر کے درمیان ایک بکری نیچے لیٹی ہوئی اور وہ کہہ رہی ہے میں بکری آئی ایم نیوٹرل، اور عمران خان اپنی نجی محفل میں لوگوں نے بتایا ہے، سنجیدہ سوشل میڈیا نے، کہ کہتے رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کسے کہہ رہے ہیں، وہ نیوٹرل کسے کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اس طرح کے حالات کر دیے تو اس وقت پاکستان میں کتنا ریزرو ہے، 1.5 مہینے کا، 1.5 ہفتے کا، کتنے کا، کیا کیئر ٹیکر اس اکانومی کو سنبھال لے گی اگر یہ گورنمنٹ بھی ہٹ گئی، اور کیا وہ یہ معاشی فیصلے لے لے گی، کیا ان کے پاس یہ سب ہوگا، اور اگر یہی حالات رہے تو کیئر ٹیکر اس میں الیکشن کرائے گی نہیں کرائے گی، اور ان کے پاس 2 سال تک کا وقت ہوگا کہ اگر وہ ان حالات کو دیکھیں تو آگے نکل جائیں۔ تو یہ وہ شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو صرف اچھا دیکھنے کے لیے پوری چیزوں کو غرق کر سکتا ہے، جس کی میں ختم نہیں ہوتی، جس کی گفتگو میں میرا اور عمران خان ہوتا ہے۔ ٹھیک، بس بسرا صاحب شارٹ کمنٹ چاہوں گی میں آپ سے۔ 30 مئی کی ڈیٹ دیا آپ نے کہ یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس اب کوئی پلانز ہیں جو پہلے نہیں تھے؟ تو الحمدللہ اچھا بھلا پھلتا پھولتا پاکستان 1.5 مہینے پہلے تک تھا، جس کی جی ڈی پی میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے ریزروز بتا رہا ہوں، جس میں سارا کچھ تھا۔ یہ جو تجربہ کار ٹیم، ابھی میری بہن دیکھیں نا، میں اپنی بہن پہ خوش ہوں۔ ان کے یہ پریشان سب سے زیادہ پیپلز پارٹی اس لیے ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت قائم رہے تاکہ پیپلز پارٹی کو سپیس ملے۔ میرا سوال شوکت بسرا صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ آپ کچھ نیا لائیں گے اس دفعہ اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پلانز ہیں اب؟ آپ سنیے میری، ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں جو حکومت ہوتی ہے نا، حکومت کا پہلا اور آخری فرض یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اور لوگوں کی زندگی میں بہتری لے کر آئے۔ اگر یہی جو ہمارا نظام چل رہا تھا اگر اسی طرح چلتا رہتا تو یقین مانے جو آج یوں لگ رہا ہے جیسے پاکستان کے اندر توبہ نعوذ باللہ جو ایجنڈا یہ نافذ کر رہے ہیں، جو امپورٹڈ حکومت لے کے آئی ہے، یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ آپ مجھے بتا دینا، ان کے سب سے زیادہ الفاظ یہ تھے عظما
कि डॉलर हम 150 पर लेकर आएंगे, हम पेट्रोल और डीजल जो है हम 100 पर बहुत लेकर सारे आएंगे, वादे दावे किए गए थे। बिजली सस्ती ठीक। लेकर आएंगे। ठीक, बस इसका ऐसा- मतलब क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी थी, जो हम कर रहे थे, वो बेहतर कर रहे थे पाकिस्तान के लिए। ठीक हो गया। शौकत बस्तर साहब को लगता है कि वो जो इकोनॉमी चला रहे थे वो बहुत बेहतर थी। बहुत शुक्रिया शौकत बस्तर साहब आपका, शैला रजा साहब आपका भी, मुबशर बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।